हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली पहले की वीडियोस में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोगों ने कवर कर लिया और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने क्या कर लिया। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में कवर कर ली। ठीक, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक, तो सबसे पहले हमारा सेलिएंट फीचर आता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट रिटन है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको बताया गया है, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको लिखा गया है। ठीक, अब ऐसा क्यों है? तो 4 फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि हमारा जो संविधान है वो इतना लेंथी क्यों है। पहली चीज़, जोग्राफिकल फैक्टर्स, इतनी वास्टनेस है हमारी जोग्राफी में, इतनी डाइवर्सिटी है। तो ये जो वास्टनेस और डाइवर्सिटी ये दोनों मिला करके क्या करती है, हमारी कंट्री को बनाती हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इलेबोरेट होना ही चाहिए, डिटेल फॉर्म में लिखा होना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है कि हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तभी ये हमारा बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया है। तीसरा इसका फैक्टर क्या है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सेंटर और स्टेट का दोनों का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चौथा है हमारा डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, अब सेकंड फैक्टर क्या आता है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये हमारा सेकंड फैक्टर है जिसमें बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलग अलग सोर्सेज से लिया गया। जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हम लोगों ने किससे लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, और जो इसका फिलोसफिकल पार्ट है वो हम लोगों ने अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी, यानी अगर हमें उसमें कोई अमेंडमेंट करने हैं तो वो रिजिड वे में भी हो सकते हैं, यानी कुछ ऐसे अमेंडमेंट होंगे जिनको अमेंड करने से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो, और कुछ ऐसे प्रोसेस होगा जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, हमें अमेंडमेंट जो है आसानी से हो जाए। ठीक, अब रिजिड फैक्टर में क्या आता है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आता है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब ये स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी क्या है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब कि 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी हर हाउस में, यानी जो हाउसेज हैं हमारे उसमें कितने वोट होने चाहिए, 50% वोट होने चाहिए उन मेंबर्स के जो प्रेजेंट हैं। ठीक, ये हो गया। और स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, ये क्राइटेरिया है किसका, स्पेशल मेजोरिटी का, यानी 50% टोटल मेंबरशिप वोट करें और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट और वोटिंग का वोट आए। ठीक, और सिंपल मेजोरिटी में 50% ऑफ मेंबरशिप मान लीजिए, क्योंकि ये प्रेजेंट एंड वोटिंग ये इसमें रहेगा, टोटल मेंबरशिप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें बताया गया कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फॉर्म में है, लेकिन उसकी स्पिरिट कैसी है, यूनिटरी स्पिरिट है। ठीक, यानी क्वासी फेडरल है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तो बहुत आसान चीज़ है कि यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, यानी ये चीज़ हम लोगों ने कहाँ से ली तो ब्रिटेन से है, लेकिन ब्रिटेन में जो सिस्टम है उससे हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक, नेक्स्ट इज हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे टॉप पे है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारा हाई कोर्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारे कौन आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारा फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक, ये क्या है, गारंटेटर है हमारा किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का, सिटीजन का ये गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है,
तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है, गार्जियन कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस में मेंशन्ड है हमारे उसमें पार्ट 3 में मेंशन्ड है। 6 फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गया। तो ये जो हमारे राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है, राइट टू फ्रीडम हमारा 19 से लेकर 22 तक में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो हमारा है वो आर्टिकल 23 और 24 में है। फिर इसके बाद हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो 25 से लेकर 28 में है। नेक्स्ट हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, नहीं इसके बीच में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हमारे 29 और 30 में है। फिर लास्ट में हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हमारा आर्टिकल 32 है। ठीक, तो ये 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, अगर ये जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं अगर इनका वॉयलेशन होता है, अगर किसी भी इंसान के ये 6 जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं ये अगर वॉयलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे जितने ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। ये दोनों हमारे ऐसे राइट्स हैं जो हमारे नहीं हो सकते, सस्पेंड नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP भी जिसे हम लोग कहते हैं। अब B.R. अम्बेडकर जी हैं जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के वो ये मानते हैं इनके अकॉर्डिंग कि ये जो है हमारा ये नोवेल फीचर है। ठीक, ये किस में मेंशन्ड है, पार्ट 4 में मेंशन्ड है। इसके कैटेगरीज क्या हैं, एक सोशलिस्ट में लिया गया, आइडल में लिया गया और दूसरा गांधीयन मॉडल में लिया गया और तीसरा लिबरल या इंटेलेक्चुअल। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी है ये थोड़ा सा गांधीयन उसमें आइडियलिज्म में थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड है। गांधी जी के जो भी आइडियाज़ हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये DPSP हमारे क्या प्रमोट करते हैं, आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ये हमारे DPSP प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे 1976 में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत सिंपल सी हैं। आप लोग इन्हें खुद से बुक में एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ कि खुद से बुक में रीडिंग लगा लीजिए क्योंकि अगर मैं सब कुछ इसमें पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं ब्रीफ में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एक शॉर्ट समरी बता रही हूँ जो सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं हर एक चीज़ों को ब्रीफली बुक से समझाने लग गई तो आप लोग क्या करेंगे, है ना। आप लोग को भी साथ में ये बैठ कर के बुक लेकर के बैठ के देखना चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसे मैंने बोला हो कि आप लोग ये खुद से पढ़ लीजिएगा, तो इसका मतलब है कि आप लोग एक बार उससे गो थ्रू हो लीजिए। इसी बहाने आप भी किताब खोल के बैठेंगे, साथ में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अ सेक्युलर स्टेट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, सबको पता है कि ये जो हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता है ना। ये सारे धर्म की रिस्पेक्ट करता है, सारे धर्म को इक्वल राइट्स देता है। ठीक, तो मतलब हमारा जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानता है। मतलब यहाँ का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये जो हमारा सेकुलर वर्ड है ये प्रीएम्बल में कब ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। अब देखिए वेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है सेकुलरिज्म का और इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। वेस्ट में जो सेकुलरिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि ये पावर्स को सेपरेट करता है बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। स्टेट मतलब पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यानी रिलीजन को और स्टेट को ये दोनों सेपरेट करता है। यानी सेकुलरिज्म वेस्ट का ये क्या काम है, बेसिकली सेपरेशन का काम है, रिलीजन की पावर्स को, स्टेट की पावर्स को अलग करने का। लेकिन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये इक्वल रिस्पेक्ट देता है, सारे धर्म को इक्वली मानता है,
ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन देता है और इक्वल रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्कीम, यानी जो 18+ के लोग हैं उनके पास अधिकार है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट करने का, ठीक, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे हो, क्रीड के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं है। 18+ के जितने भी लोग हैं उनके पास अधिकार है कि वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिंगल सिटीजनशिप, यानी जैसे अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे लोगों को पहले अपने जिस स्टेट में, मान लीजिए सपोज़ वो लोग जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी भी सिटीज़नशिप उनको लेनी पड़ेगी और प्लस अमेरिका की भी सिटीज़नशिप लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, इंडियन सिटीज़नशिप है, यानी एक ही सिटीज़नशिप है। आपके पास खाली एक नागरिकता होनी चाहिए, वो है भारतीय नागरिकता, बस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़, यानी ये नहीं है कि हमारा जो भी काम है वो सब संविधान ही संभालता है। इसने क्या किया है, इंडिपेंडेंट, ये भी ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से बना रखा है वही सिर्फ काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बना रखी हैं, जैसे कि हमारी इलेक्शन कमीशन की हो गई जो इलेक्शन का काम संभालती है, यूपीएससी हो गई और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। तो यानी ऐसे और भी ढेर सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बना रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। जो हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस है वो 3 टाइप के बने। पहला हमारा हो गया आर्टिकल 352, यानी नेशनल इमरजेंसी। ये कब लगती है, वॉर के टाइम पे, या कभी एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या आर्म्ड रिबिलियन हो गया, तो ये हमारा कब क्या लगेगा, आर्टिकल 352। ध्यान रखिएगा ये नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 ये स्टेट की है और आर्टिकल 365 ये सेंटर की है। ये स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी मतलब जैसे कभी भी स्टेट लेवल पे कोई भी फेलियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो स्टेट पर ये लगेगी और सेंटर पर 365 लगेगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आर्टिकल 360, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर कभी भी थ्रेट है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में तो फिर हमारी आर्टिकल 360 वाली लगेगी इमरजेंसी, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। अब इमरजेंसी जब लगती है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स होती हैं, जितनी भी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड्स में चली जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फेडरल जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जगह क्या बन जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है, ओके। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये यूनिक फीचर है, ओके। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 3-tier सिस्टम, 3-tier गवर्नमेंट। अब ये 3-tier गवर्नमेंट कब ऐड किया गया था, बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 73rd में क्या होता है, हमें रिकॉग्निशन मिलता है किसको, पंचायती राज को, और ये किस में ऐड होता है, पार्ट 9 और शेड्यूल 11 में, ठीक। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है, ये किसको रिकॉग्निशन देता है, म्यूनसिपैलिटीज़ को, किसमें, पार्ट 9A में और शेड्यूल 12 में, ओके। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी 97 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हो गया, एक स्टेटस और एक प्रोटेक्शन दिया गया किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। यानी ये राइट देता है आर्टिकल 19, जैसे इसमें मैंने मेंशन किया, आर्टिकल 19 देता है राइट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करने के लिए, ये उन्हें फंडामेंटल राइट देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43B में कि इसमें क्या किया गया, इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी इसमें नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP बनाया गया है, किसके लिए, प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। नेक्स्ट है हमारा, इट एडेड न्यू पार्ट 9B। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने क्या किया, एक नया पार्ट 9B को ऐड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका क्या नाम है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म क्या है हमारे संविधान का। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी लिखा था, मतलब देखा था कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है हमारे, जो भी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे संविधान को क्या क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो बताए थे कि काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, या फिर ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज़ है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है,
तो ये सब, तो ऐसे और भी हम लोग क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि पहली चीज़ ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे हम लोगों ने मांगा है, लिया है, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हम लोगों ने बहुत अलग अलग जगहों की चीज़ें ऐड करके बनाई है, तो वो हम लोगों ने मांगा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करा, हम लोगों ने खुद का कुछ नहीं बनाया। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, यानी जो 1935 एक्ट में जो दिया गया था उसको वैसे ही यहाँ पे लिख दिया गया है, कार्बन कॉपी है उसका बिल्कुल। तीसरा क्या है, अन इंडियन या फिर एंटी इंडियन है। क्यों? क्योंकि ये जो भी है ये पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को या फिर इंडिया की स्पिरिट को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ये है कि जो हमारा जो संविधान है वो अन गांधीयन इसलिए क्योंकि जो भी फिलॉसफी है या जो भी आइडियल्स हैं महात्मा गांधी जी के, जो हमारे फादर हैं नेशन के, उनको नहीं दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्या है, एलिफेंटाइन साइज है, यानी क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा बल्की है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में लिखा गया है और बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों को ऐड किया गया है ना। फिर लास्ट क्या है, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, यानी जो क्रिटिक्स हैं हमारी ये कह रहे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया है और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक। अब आज हम लोग सेलिएंट फीचर, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो भी मैंने ये सब आपको समझाया बहुत आसान है। अगर आप एक बार बुक खोल करके आप उसे रीड भी कर लेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये जो मैं समझा रही हूँ ये समझाने वाला इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बुक में लिखा है। आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ ना समझ में आए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर उसे फिर से एक नई वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट सेलिएंट फीचर्स, यानी हमारे संविधान के सेलिएंट फीचर्स क्या है। एक बार फिर से हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं कि ये लेंथीएस्ट रिटन है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। 26 जनवरी 1950 को बना था, जिसमें क्या क्या चीज़ें आई थी, एक प्रीएम्बल था, 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं कि ये अमेंडमेंट आया, ये वो अमेंडमेंट किया गया, लेकिन अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। अमेंडमेंट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो मैं अमेंडमेंट्स भी यहाँ पे याद करवाऊँगी, सारे नहीं, लेकिन जो भी रिसेंट में, जो प्रेजेंट में, जो हाल ही में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं मैं सिर्फ वो याद करवाऊँगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब प्रेजेंट में हमने ये पढ़ लिया कि जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, एक प्रीएम्बल था, 8 शेड्यूल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और उसके 22 पार्ट्स हैं। अब प्रेजेंट में क्या हो गया है, एक प्रीएम्बल है, 12 शेड्यूल्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अमेंडमेंट्स भी याद करवाऊँगी, तो 100 अमेंडमेंट कौन सा था, एनक्लेव बांग्लादेश। 101 कौन सा था, जीएसटी पे था। 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 103 ईडब्ल्यूएस के लिए था, इनको 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। 104 ये था कि जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको अब लोकसभा में सीट नहीं मिलेगी और जो भी SC STs हैं उनको रिजर्वेशन कब तक मिलेगा, 2030 तक मिलेगा। 105th अमेंडमेंट कौन सा था कि जो स्टेट है वो डिसाइड करेगा कि OBC कैटेगरी में कौन आते हैं, स्टेट विल डिसाइड OBCs। 106 कौन सा था, 2/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। बस आई होप आप लोग ये जो अमेंडमेंट्स है एक बार लिख करके, और जहाँ आप लोग जैसे स्टडी टेबल जहाँ आपकी रहती है, वहाँ आप लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप लोग इसे चिपका लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा और डेली एक बार इसे रिवाइज़ करते रहिए। ये 100 अमेंडमेंट कौन सा था या फिर 103 कौन सा था, ऐसे एक बार जिगजैग मैनर में आप लोग रिवाइज़ करते रहिएगा। तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप इसे ऐसे पढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। और एक और चीज़ हम लोगों ने जैसे अभी पढ़ा कि आर्टिकल क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं या फिर हमारे प्रीएम्बल को और क्या कहते हैं,
तो जो हमारा आर्टिकल होता है ये सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है। और जो हमारा शेड्यूल होता है ये उन पार्ट को एक्सप्लेन करता है आर्टिकल्स के जो आर्टिकल में लिखे नहीं होते हैं, यानी जो लेफ्ट ओवर या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स को एक्सप्लेन करता है शेड्यूल्स, ठीक है, आर्टिकल्स के। नेक्स्ट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को कहा गया है कि यह एक मैसेज है हम लोग के लिए बाय कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स, ठीक, या फिर इसे आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। जैसे अगर कोई बुक होती है तो बुक को खोलने से पहले जो उसके ऊपर सबसे पहले जो उसके टाइटल्स लिखे होते हैं, सब कुछ लिखा रहता है जो ये बताते हैं कि बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। तो वैसे ही वो हमारा प्रीएम्बल होता है जो हमें बताता है कि क्या क्या हमें अपने इस संविधान में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने बाकी हैं। ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना लूँगी आप लोग के लिए, जिसमें उस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझा दूँगी ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, थैंक यू।